क्या आपने कभी ये सोचा कि साइंटिस्ट कैसे एक अननोन प्रोटीन सैंपल से एक पॉलीपेप्टाइड चेन की अमीनो एसिड के सीक्वेंस का पता लगाते हैं? So hello and welcome to my channel. Today we are going to discuss protein sequencing and the protein assays which are employed during protein sequencing methodology. Now this video is going to be in Hindi. If you are comfortable in English, then you can switch to the video which is in English. I will provide the link in the description box. So ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी प्रोटीन सीक्वेंसिंग के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं या मेथड होते हैं उनके लिए क्या क्या चीजें की जाती हैं, तो हम एक पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर बात करें तो उसके दो टर्मिनल्स होते हैं। एक होता है एन टर्मिनल विच इज ऑल्सो नोन एज अमीनो टर्मिनल और दूसरा होता है सी टर्मिनल या कार्बोक्सी टर्मिनल। तो हम किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के एन और सी टर्मिनल को एनालाइज कर सकते हैं। उसके लिए वेरियस एनालिसिस मेथड्स होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं 4 मेथड्स, इनमें से ऊपर के 3 यानी FDNB जिसे हम 1,4,2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन मेथड भी बोलते हैं, इस मेथड का डेंसाइल क्लोराइड मेथड का एडमंड डिग्रेडेशन मेथड का यूज किया जाता है पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल को डिटरमाइन करने के लिए या एन टर्मिनल में कौन सा अमीनो एसिड है इसका पता लगाने के लिए। अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो इसमें एम्प्लॉय होता है कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस जैसे एंजाइम्स जो कि कार्बोक्सिल टर्मिनल के अमीनो एसिड को रिमूव कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, सी टर्मिनल जो पॉलीपेप्टाइड चेन का है उसे एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। नाउ अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एन टर्मिनल एनालिसिस मेथड्स। इन्हें हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ FDNB। तो FDNB जो केमिकल है वो रिएक्ट करता है किससे, पॉलीपेप्टाइड चेन के एन टर्मिनल से। तो एन टर्मिनल पे जो भी अमीनो एसिड अटैच्ड होगा उससे वो रिएक्ट करेगा। इसका रिएक्शन सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में ही हो सकता है, तो इसे pH 7 से ज्यादा चाहिए। जो भी सॉल्यूशन जिसके अंदर भी आप इस केमिकल को और पॉलीपेप्टाइड चेन को मिला रहे हो उसका सॉल्यूशन का pH ज्यादा होना चाहिए 7 से। नाउ यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है DNP। DNP होता है डाई नाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव। ये केमिकल बनेगा और इस केमिकल का जो प्रोडक्शन होता है, कलर मेनली जो होता है वो येलो कलर होता है। तो आप जब इन दोनों चीजों को यानी पॉलीपेप्टाइड का सॉल्यूशन, प्रोटीन का सॉल्यूशन है, FDNB है, दोनों को मिक्स कर दिया, pH 7 से ऊपर रखी तो येलो कलर का आपको सब्सटेंस दिखेगा। विजुअलाइजेशन का बता रही हूँ मैं आपको, तो येलो कलर का सब्सटेंस आपको दिखेगा। ये पूरी जो मेथड है ये सबसे पहले यूज किया था सेंगर साइंटिस्ट ने, किसके लिए, इंसुलिन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस ही होता है। तो उन्होंने इंसुलिन के अमीनो एसिड सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए इस मेथड का यूज किया था। इसीलिए इस सॉल्यूशन को FDNB को सेंगर्स रिएजेंट भी बोलते हैं और इस मेथड को सेंगर्स मेथड ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसिंग भी बोला जाता है। अगर इस पूरी प्रोसेस को हम देखें तो इसके अंदर DNFB जो है, DNFB यही है जो हमने यहाँ पीछे FDNB पढ़ा, इसे ऐसा भी बोला जाता है, DNFB भी बोलते हैं, 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। ये जो केमिकल है ये पॉलीपेप्टाइड चेन के एन टर्मिनल पे, ये एन टर्मिनल होगा तो इस टर्मिनल पे जो अमीनो एसिड है उसे रिमूव करने में हेल्प करता है। तो इसे बेसिक pH चाहिए, उस pH पे ये सबसे पहला प्रोडक्ट बनाएगा HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड को रिलीज कर देगा और खुद जुड़ जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन के एन टर्मिनल पे। जब हम एसिड प्रोवाइड करेंगे उस सॉल्यूशन में यानी एसिड हाइड्रोलिसिस होगी तो ये जो केमिकल है DNFB इसके साथ एक एन टर्मिनल वाला अमीनो एसिड जुड़ा होगा, यानी आप इसकी सीक्वेंसिंग करवा सकते हो। कैसे करवा सकते हो, आपको इस केमिकल का सीक्वेंस तो पहले से ही पता होगा, DNFB का पता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसके साथ जो जुड़ा होगा वो होगा एन टर्मिनल वाला अमीनो एसिड, तो वो उसका हम पता लगा लेते हैं और साथ में फ्री अमीनो एसिड्स रिलीज हो जाएंगे। इनकी हमें जरूरत नहीं है। हम फिर से क्या कर सकते हैं कि इस पॉलीपेप्टाइड चेन से फिर से रिएक्शन करा सकते हैं DNFB का, फिर ऐसे ही एन टर्मिनल के जितने भी अमीनो एसिड हमारे पास आते जाएंगे उनका सीक्वेंस हमें पता चलता रहेगा। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है डेंसाइल क्लोराइड का। अब इसमें क्या करते हैं, डेंसाइल क्लोराइड जो केमिकल है इसका रिएक्शन करवाते हैं
सेम एन टर्मिनल से ही ये भी रिएक्ट करता है पॉलीपेप्टाइड चेन के, और इसे भी अल्कलाइन मीडियम ही चाहिए होता है, पीएच 7 से ज्यादा चाहिए तभी ये रिएक्ट कर पाएगा। यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो फ्लोरोसेंट बनता है, यानी वो फ्लोरोसेंस शो करता है, वो थोड़ा शाइन करता है एक पर्टिकुलर पीएच पे। जैसे अगर आप यहाँ देखो तो डेंसाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, यहाँ हम टेट्रापेप्टाइड की बात कर रहे हैं, मतलब 4 अमीनो एसिड से बनी हुई पॉलीपेप्टाइड का, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। इन दोनों का जब रिएक्शन होता है बेसिक पीएच पे तो हाइड्रोजन क्लोराइड रिलीज हो जाता है, HCl रिलीज हो जाता है, डेंसाइल क्लोराइड एन टर्मिनल से जुड़ जाएगा पॉलीपेप्टाइड के। एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद जो एन टर्मिनल वाला अमीनो एसिड है वो डेंसाइल क्लोराइड के साथ जुड़ा होगा, तो इसे बोलेंगे डेंसाइल क्लोराइड ऑफ एन टर्मिनल अमीनो एसिड, और यही फ्लोरोसेंस शो करता है, ठीक है। बाकी सबका हमें कुछ नहीं करना, फ्री अमीनो एसिड्स हैं जो रिलीज हो गए हैं। तीसरा जो मेथड है दैट इज एडमैन डिग्रेडेशन। एडमैन डिग्रेडेशन को एडमैन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही डेवलप किया था। इसमें जिस केमिकल का यूज होता है वो होता है पीटीसी। पीटीसी से रिलेटेड एक और चीज पढ़ी होगी, पीटीसी टेस्टर्स वाली चीज होती है जेनेटिक्स में, ठीक है, डिसऑर्डर है एक, पीटीसी टेस्टर एंड पीटीसी नॉन टेस्टर्स, तो वही वाला केमिकल है ये। पीटीसी जो होता है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट होता है, इसे एडमैन रिएजेंट भी बोलते हैं। ये क्या कॉज करता है, ये मेनली रिमूव करता है अमीनो एसिड्स को एन टर्मिनल से, क्योंकि हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम एन टर्मिनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, इसीलिए सारे जो ये भी केमिकल जो भी हमने पढ़े वो सब एन टर्मिनल वाले अमीनो एसिड को ही टारगेट करते हैं। सीक्वेंशियल रिमूवल कर रहा है, एक एक अमीनो एसिड को रिमूव करता रहेगा डिफरेंट साइकिल्स में। जैसे अगर आप देखो तो ऐसा ये रिएक्शन होता है, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट है आपके पास, पीटीसी है, वो रिएक्ट करेगा पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो ग्रुप से बेसिक कंडीशन में, ठीक है। अभी तक जितने भी पढ़े हमने एंजाइम्स या केमिकल्स वो बेसिक कंडीशन में ही काम करते हैं। जब ये जुड़ जाएगा इसके एन टर्मिनल से तो एसिड कंडीशन में ये क्या करेगा, एन टर्मिनल वाले अमीनो एसिड को हटा देगा। एन टर्मिनल अमीनो एसिड को हटा दिया, बाकी के पॉलीपेप्टाइड चेन में ही रहेंगे, यहाँ फ्रीली वो प्रेजेंट नहीं है जैसे पिछले वाले मेथड्स में हमने पढ़ा था। इसको रिमूव कर दिया, इसे फिर हम कैरेक्टराइज करेंगे कौन सा अमीनो एसिड है, फिर से पीटीसी से रिएक्ट कराएंगे इस पॉलीपेप्टाइड चेन को, फिर से ये एक अमीनो एसिड निकाल देगा, तो ये सीक्वेंशियली एन टर्मिनल के अमीनो एसिड्स को रिमूव कर रहा है। अब क्या होता है, कभी कभी हमें पॉलीपेप्टाइड चेन को एन और सी टर्मिनल से नहीं क्लीव करना होता, हमें उसे स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर रीजन से क्लीव करना होता है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन्स बहुत लंबी होती हैं। अब इतनी लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन्स को आप एन टर्मिनल से एक एक करके अमीनो एसिड को हटाते रहोगे तो वो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाती है, तो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स को छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड के पेप्टाइड्स में मेनली कन्वर्ट कर देते हैं, और हर एक पेप्टाइड का फिर एनालिसिस करते हैं एन या सी टर्मिनल वाले एनालिसिस से। तो ये जो स्पेसिफिक क्लीवेज की जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, एंजाइम्स और केमिकल्स होते हैं जो पर्टिकुलर क्लीवेज साइट पे ही क्लीव करते हैं। जैसे ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्सिन कहाँ क्लीव करता है, तो लाइसिन और आर्जिनिन जहां भी उसे मिलेंगे उनके कार्बोक्सिल साइड पे ये क्लीव करता है। याद रखना प्रोलीन अगर वहां प्रेजेंट होगा तो ये क्लीव नहीं करेगा, ठीक है, एल और ए के आसपास प्रोलीन होगा तो क्लीव नहीं करेगा। ना जो काइमोट्रिप्सिन होता है ये क्या करता है, ये कार्बोक्सिल साइड को ही अटैक करता है, बट किसके, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के। कौन से होते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, 3 है, याद रखना, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन। इन तीनों के कार्बोक्सिल साइड पे ये क्लीव करता है। पेप्सिन जो एंजाइम है वो अमीनो साइड पे क्लीव करता है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के। इलास्टेज जो होता है वो सी टर्मिनल पे क्लीव करता है एलेनिन, ग्लाइसिन एंड सीरीन के। थर्मोलाइसिन जो एंजाइम है वो अमीनो साइड पे ही क्लीव करेगा, बट कौन से अमीनो एसिड्स के, जिनके पास हाइड्रोफोबिक साइड चेन है बहुत भारी वाली, ठीक है, जैसे ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, फिनाइलएलेनिन, वेलिन वगैरह जो होते हैं, इनके एन टर्मिनल पे ये क्लीव करता है। अमीनो पेप्टिडेजेस जो होते हैं वो फ्री सी एन टर्मिनल को क्लीव करते हैं, ठीक है, अमीनो ग्रुप को क्लीव करेंगे। कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस उल्टा करते हैं, सी टर्मिनल वाले अमीनो एसिड को क्लीव करेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन से। एंड ये जो 2 केमिकल्स है, लास्ट में 2 केमिकल्स हैं, बाकी ऊपर के सारे एंजाइम्स थे। तो साइनोजन ब्रोमाइड जो है CNBR जिसे बोलते हैं, ये सी टर्मिनल को क्लीव करता है, किसके, मेथियोनिन के।
और हाइड्रोक्सिल अमीन जो होता है वो एस्पैराजीन ग्लाइसिन सीक्वेंस जहां भी उसे मिलेगा AG का सीक्वेंस वहां पे ये क्लीव करता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक क्लीवेजेस थी। यहाँ आपको याद रखना है कि क्लीवेज साइट जो है वो कहाँ है। नेक्स्ट, कौन कौन से प्रोटीन एसेज हैं जिनसे हम प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन का पता लगाते हैं एक पर्टिकुलर प्रोटीन सैंपल से। तो उसके लिए मेथड्स होते हैं डिफरेंट। एक होता है एब्जॉर्बेंस का पता लगाना। 280 नैनोमीटर वाली लाइट जो होगी वेवलेंथ की, उसे ट्रांसफर करेंगे अननोन प्रोटीन सैंपल से। ये लाइट जो होती है यूवी रेंज में आती है और फिर एब्जॉर्बेंस चेक करते हैं उस सैंपल का। तो अगर उसके अंदर प्रोटीन होगा तो सैंपल का एब्जॉर्बेंस आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। अब क्या होता है कि इसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्यों यूज करा, तो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि 280 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है इस पे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स जो होंगे वो हाई एब्जॉर्बेंस पीक शो करते हैं। तो अगर जिस भी प्रोटीन सैंपल में एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां एब्जॉर्बेंस ज्यादा आपको मिलेगी। बट एक कमी जो है इसकी लिमिटेशन वो ये है कि न्यूक्लिक एसिड्स यानी DNA और RNA भी 280 नैनोमीटर की लाइट पे एब्जॉर्बेंस शो कर देते हैं। तो उस एरर को हटाने के लिए 260 नैनोमीटर पे भी ये एब्जॉर्बेंस चेक करते हैं। अब क्या होगा, 260 वाले पे प्रोटीन सैंपल तो एब्जॉर्बेंस शो नहीं करेगा लेकिन DNA सैंपल शो करेगा, RNA सैंपल भी शो करेगा। तो यहाँ पे क्या था, 280 नैनोमीटर पे था प्रोटीन सैंपल का और न्यूक्लिक एसिड्स का, दोनों का एब्जॉर्बेंस। 260 पे किसका होगा, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स का। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो एब्जॉर्बेंस निकल जाएगी सिर्फ प्रोटीन की। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है वो यूज किया जाता है। वो इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आता भी नहीं है एग्जाम में। नेक्स्ट, एक बायोरेट मेथड भी यूज करते हैं। बायोरेट मेथड का मतलब क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। कैसे, पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो कॉपर आयंस के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। बट ये जो कॉम्प्लेक्स है इतना ज्यादा, ये मेथड इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं है क्योंकि ज्यादा टाइम तक वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, फोलिन मेथड में क्या होता है, इस मेथड में भी वही कॉपर और पेप्टाइड बॉन्ड्स का कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोमोलिब्डेट कॉम्प्लेक्स में एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए। तो ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए मेनली यूज किया जाता है। ब्रेडफोर्ड मेथड बहुत कॉमन है, MSc में प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे इसके ऊपर। तो ब्रेडफोर्ड रिएजेंट होता है जिसका यूज करते हैं और इस मेथड में एक ब्लू डाई का यूज करते हैं जिसे CBB बोलते हैं, कुमेसी ब्रिलियंट ब्लू डाई। उसका यूज करते हैं, वो जो भी अमीनो टर्मिनल होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, उसके अमीनो ग्रुप वाले अमीनो एसिड से बाइंड करता है और उसके बाद फिर जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा वो आपको दिख जाएगा। कलर जो होता है ब्लू कलर वो फेड होता जाता है। तो ये जो भी प्रोसेस है, ब्रैडफोर्ड वाला मेथड है, ये ज्यादा सेंसिटिव है इनके कंपैरिजन में। ठीक है, बट अगर फास्ट आपको पता लगाना है तो उसके लिए एब्जॉर्बेंस सबसे ईजी है। नेक्स्ट, निनहाइड्रिन टेस्ट क्या होता है, तो निनहाइड्रिन टेस्ट होता है अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड या प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए। निनहाइड्रिन को का दूसरा नाम है ट्राइकीटोहाइड्रिनडीन हाइड्रेट, बहुत कॉम्प्लेक्स नाम है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नाम इसका होता है, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, निनहाइड्रिन याद रखो, बस जो इजी है वो याद रखो। निनहाइड्रिन जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन करेगा किसी चीज की, किसकी करेगा, अमीनो एसिड की। तो ये ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन करता है अमीनो एसिड्स की जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन में हैं। यहाँ कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, अमोनिया बनता है इस रिएक्शन से। निनहाइड्रिन प्लस अमीनो एसिड के जुड़ने से बनता है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्डिहाइड, रिड्यूस्ड निनहाइड्रिन। अब ये जो रिड्यूस्ड निनहाइड्रिन बना ये वापस से निनहाइड्रिन से बाइंड करेगा। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और फिर उससे इन दोनों के साथ अमोनिया भी जुड़ता है। तो रिड्यूस्ड निनहाइड्रिन प्लस अमोनिया, उससे प्रोडक्ट बनता है र्यूमेंस पर्पल जिसे बोलते हैं या डाइकीटोहाइड्रिन बोलते हैं। ये ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स होता है, पर्पलिश सा इसका कलर होता है। तो यहाँ आप देखोगे ऐसे ये रिएक्शन होता है। निनहाइड्रिन है, अमीनो एसिड है, केमिस्ट्री पे नहीं जा रही हूँ, मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक है। तो यहाँ ये कौन से ग्रुप को अटैक करेगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बायो में हो बायो पढ़ो।
तो निनहाइड्रिन जो होता है वो रिएक्ट करता है अमीनो एसिड के साथ, इसके साथ रिलीज होता है एल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। फिर यहाँ से रिड्यूस्ड निनहाइड्रिन बनेगा, ये दूसरे निनहाइड्रिन से बाइंड करेगा इस वाले से, ठीक है, उससे बाइंड करेगा और अमोनिया भी होगा, यहाँ लिखा नहीं है, अमोनिया से भी बाइंड करेगा और इनके मिलने से फिर ऐसी चीज बनती है, पर्पल कलर का सब्सटेंस बनता है, ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स र्यूमेंस पर्पल प्लस वाटर बनता है। तो यही पूरी रिएक्शन थी जिसमें निनहाइड्रिन का टेस्ट जो होता है, जो हम प्रैक्टिकल्स में करते हैं, ग्रेजुएशन में भी करे होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी किए होंगे, वही प्रैक्टिकल्स हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो ये सब चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस करी कि कैसे हम प्रोटीन की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, प्रोटीन के एसेज क्या क्या होते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में, अब हमारा बायोकेमिस्ट्री का तो प्रोटीन वाला सेक्शन कवर अप हो गया, ठीक है, जितना करवाया उतना सफिशिएंट है, वो कवर अप हो गया है। आगे आने वाली वीडियोस में हम न्यूक्लिक एसिड्स का थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। एक वीडियो तो शायद मैंने उसकी शेयर कर दी है जिसमें हमने डिस्कस किया था डिफरेंट डीएनए के टाइप्स के बारे में, डीएनए, बी डीएनए, ए डीएनए और जेड डीएनए के बारे में, तो वो वीडियो आप देख लेना। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स का थोड़ा और डिटेल में मैं डिस्कस करूंगी और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको भी कुछ स्पेसिफिक डाउट है तो मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर वीडियो को मैं बनाऊं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करूं, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं उसे भी डिस्कस कर लूँगी।